नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इसमें हमको हल्के हल्के नाभिकों को आपस में मिलाना रहता है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने आपसे बात की, ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ये भी हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, इस पर भी चार्ज पॉजिटिव है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो कूलॉम फोर्स की वजह से ये इसको रिपेल करेगा और ये वाला न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा, मतलब ये पास नहीं आना चाहते, ये एक दूसरे से ऐसा दूर चले जाना चाहते हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन संलयन का मतलब है कि इन दोनों के एक दूसरे से आपस में मिलाना। इसका मतलब है कूलॉम फोर्स की वजह से ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और हम चाहते हैं कि कूलॉम फोर्स को का विरोध करते हुए हम पास में लाएं और इतना पास में ले आएं कि उन दोनों के बीच में नाभिकीय बल लगना शुरू हो जाए। नाभिकीय बल आपने पढ़ा है, नाभिकीय बल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं। तो नाभिकीय बल में प्रॉपर्टी क्या होती थी कि एक तो ये बड़ा शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। अगर दो नाभिक एक दूसरे से 10 की घात -15 मीटर की रेंज के अंदर आ जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर दो न्यूक्लियाई एक दूसरे से 10⁻⁻15 मीटर की रेंज से बाहर हैं, थोड़ा सा भी बाहर हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव नहीं होता। तब तक न्यूक्लियर फोर्स वर्क ही नहीं करेगा, यानी कि वो प्रोटॉन को प्रोटॉन से जोड़ेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन से मिले पास आकर के, तो उसके लिए आपको इन्हें इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कि जब आप एनर्जी देंगे तो क्या होगा, जब आप एनर्जी देंगे तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे ऐसे। हम चाहते हैं कि हम इनको इतनी एनर्जी दे दें कि जब ये वाइब्रेट करें ऐसे, तो इतनी जोर से वाइब्रेट करें कि ये बड़े नजदीक आ जाएं। वाइब्रेट करते हुए ऐसे आप कम एनर्जी दोगे तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, और ज्यादा दोगे तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे। और उस वाइब्रेशन करते हुए ये हो सकता है कि हमारी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कि वो एनर्जी से वाइब्रेट करते हुए ये पार्टिकल, ये प्रोटॉन से एक दूसरे के इतना नजदीक आ जाए, इतना नजदीक आ जाए कि वो 10 की घात -15 मीटर की रेंज में अंदर आ जाए उसके। और एक बार कसम से अगर वो अंदर आ गए ना 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में, फिर हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद तो फिर जो कुछ करना है न्यूक्लियर फोर्स नहीं करना है। न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हुआ तो वो प्रोटॉन, आपने पढ़ा था न्यूक्लियर फोर्स किसको किसको जोड़ता है, प्रोटॉन को प्रोटॉन से जोड़ के रखता है, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से जोड़ के रखता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से जोड़ के रखता है। तो एक बार अगर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो गया ना दोनों के बीच में, तो फिर वो प्रोटॉन को प्रोटॉन से जोड़ देगा और न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है वो चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं? और एक बार अगर न्यूक्लियर फ्यूजन एक बार भी स्टार्ट हो गया, अगर आपने न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन एक बारी भी स्टार्ट कर दिया ना, तो दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे। जैसे ही वो जुड़ेंगे, आपने लास्ट क्लास में देखा कि कितनी एनर्जी उनसे निकलती है, अपार ऊर्जा निकलती है। एक न्यूक्लियस के जुड़ने में केवल 6 से 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी उससे रिलीज होती है। और अगर दो न्यूक्लियाई ही केवल आपने ऐसा जोड़ दिए आपस में, इसके बाद वहां इतनी ऊर्जा निकलेगी कि उस ऊर्जा से ही बड़ी हीट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इतनी हीट क्रिएट होगी कि वहां पर और जो न्यूक्लियाई होंगे ना, उनको भी ऊर्जा मिल जाएगी उसी ऊर्जा से, वो और दूसरे दो जुड़ जाएंगे, फिर और ज्यादा एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी निकलेगी, उससे और आसपास के जो न्यूक्लियस होंगे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, उनको एनर्जी मिलेगी, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो जैसे विखंडन में हम लोग क्या करते थे, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस तोड़ते थे, हम केवल एक न्यूक्लियस तोड़ते थे, एक को तोड़ते थे 3 न्यूट्रॉन निकलते थे, फिर ये 3 न्यूट्रॉन आगे फिर तोड़ते थे 3 न्यूक्लियस और एक चैन रिएक्शन बन जाती थी। वैसे ही यहां पर भी फ्यूजन की भी चैन रिएक्शन आपकी बन जाएगी। बस फर्क कितना है, करना आपको ये स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल वैसा ही जैसे चूल्हे में आप लकड़ी जलाते हो, तो आप तो केवल एक ही लकड़ी जलाते हो ना, उसके बाद एक लकड़ी जल गई शुरुआत में, फिर उसमें जितनी लकड़ियां लगाते रहो सब उसी में जो एनर्जी बनती रहती है, उसी में जो हीट क्रिएट होती रहती है,
उसी से बाकी लकड़ियां भी जलती रहती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जितनी लकड़ी बार बार रखते हो हर बार हर लकड़ी को जलाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस अगर, तो चूल्हे में जितनी लकड़ियां पड़ी हैं शुरुआत में एक बार लकड़ी जलाना पड़ेगा आपको, और इसके बाद उससे जो हीट निकलेगी वो दूसरी को जलाएगी, वो हीट निकलेगी तीसरी जलेगी, चौथी जलेगी, और पूरा ईंधन खाली हो जाएगा, इतना जल जाएगा वो। ऐसे ही एक बार आपको केवल फ्यूजन कराना पड़ेगा, फिर उस फ्यूजन में संलयन में इतनी एनर्जी खुद ही निकलती रहेगी कि बाकी जो दो न्यूक्लियस होंगे वो फिर संलयित हो जाएंगे, फिर उनसे इतनी ऊर्जा निकलेगी कि बाकी और संलयित हो जाएंगे। तो एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, फिर आप रोक नहीं सकते इसको। हाँ, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देके क्या करना चाहेंगे हम कि ये जो प्रोटॉन है ये एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाएं, ऐसा इतने नजदीक आ जाएं, और इतने नजदीक, कितने नजदीक कि इनका रेंज कितना हो जाए 10 to the power -15 मीटर। तो अभी प्लस और प्लस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलॉम फोर्स, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। लेकिन जब 10 to the power -15 मीटर की रेंज में आ जाएंगे तो क्या उस समय कूलॉम फोर्स नहीं लगेगा? आंसर है उस समय रेंज इतना कम हो जाएगा कि वहां पर कूलॉम फोर्स के बदले न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा तो प्रोटॉन को प्रोटॉन से जोड़ देगा। बस यही हमारा मकसद है। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो आंसर है ऐसे तो नहीं कर सकते आप कि पकड़ो दोनों को ऐसा मिला दो, नहीं हो सकता, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी देने का हमारा तरीका क्या है? एनर्जी हम कैसे देते हैं? तो एनर्जी देने का हमारा सबसे अच्छा तरीका है ऊष्मा से, गर्म कर दो इसको। हम हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम उसको एनर्जी देंगे, और एनर्जी देके वो जब हीट देंगे उसको हम, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट से उनको एनर्जी मिलेगी और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। हम इतनी ज्यादा हीट उनको देंगे कि उनके वाइब्रेशन बड़ी तेज तेज होने लगे ऐसे, और जब इतनी तेज वाइब्रेशन होंगे तो वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और अगर 10 की घात -15 मीटर की कोटि के अंदर आ गए तो फिर वो पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो फिर तो स्टार्ट हो गया। तो एक बार आपको चूल्हे में एक लकड़ी जलानी है, इसके बाद आपका काम खत्म, आप दूर बैठ के बस तमाशा देखिए केवल। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब हमने देखा कि चलो ठीक है, हम ये कराने के लिए तैयार हैं। मकसद ही है यार एनर्जी को लेना। तो कल से ही जब देखे हम कि विखंडन से ज्यादा 7 गुनी एनर्जी इसमें मिलेगी, सो हम बड़ा ग्रीडीनेस आ रहा है मेरे अंदर कि एनर्जी तो हमको चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अब उसके बाद निकल के आए कि ये करना पड़ेगा तुम्हें, एनर्जी दो, हीट करके एनर्जी दो। तो हमने अब कोशिश किया जलाने की, चलो हीट दे रहे हैं, पर यह भी तो पता होना चाहिए ना कितनी हीट लगेगी, उसके लिए कितना मुझे एनर्जी देना पड़ेगा गर्म करके उसको, है ना। तो उसको पता लगाया गया कि अगर दो प्रोटॉन्स को, दो न्यूक्लियाई को एक दूसरे के नजदीक लाकर उनके बीच का रेंज, न्यूक्लियर रेंज करना चाहते हैं, 10 की घात -15 मीटर की कोटि का रेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कूलॉम बल के विरुद्ध दो हाइड्रोजन नाभिकों को परस्पर समीप लाकर संलयित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती है। 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अगर आपने दे दिया ना दोनों को, क्या होगा फिर? आंसर है ये इतनी तेज दोलन करेंगी, इतनी तेज वाइब्रेशन होंगे इनके कि ये वाइब्रेशन करते करते एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और इतना नजदीक आ जाएंगे कि उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा, फिर पकड़े जाएंगे वो। अब इतनी ऊर्जा, ठीक है हम देना चाहते हैं इतनी ऊर्जा, हम कैसे जानेंगे? जैसे हमने इसको ऊर्जा देना शुरू किया, भाई आप ही भी तो यही करते हो ना। जैसे आप कोई चीज चूल्हे में चढ़ाते हो और आग में चढ़ाई आपने, तो हमने बोला कि इसको 1000 जूल ऊर्जा दीजिए, 1000 जूल ऊर्जा। तो 1000 जूल ऊर्जा हमने दे दिया, उसको कैसे पता लगेगा आपको? बात समझ आ रही ना। आपने गैस बर्नर में कोई बर्तन चढ़ाया आपने, अब हमने बोला कि इसको हमको 500 जूल ऊर्जा देनी है, इसको 500 जूल ऊर्जा दीजिए, तो आप जान पाओगे कि इसको 500 जूल ऊर्जा हमने दे दी? अब तक आप नहीं जान पाओगे। ऊर्जा को हम कैसे पहचानेंगे? टेम्परेचर नाप के पहचानेंगे हम। तो ऊर्जा हम उसको 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना चाहते हैं, पर
एनर्जी को हम ऐसे नॉर्मली तो ऐसे मेजर नहीं कर सकते ना, उसके लिए हमको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। एनर्जी मेजर नहीं कर पाते हम लोग, कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। क्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ता है क्लास 11th में, एम एस इंटू डेल्टा टी, या अगर अवस्था बदल रही है तो एम इंटू एल से निकालते हैं उसको। तो हीट हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ऊर्जा उसको दे देंगे तो कैसे जान पाएंगे कि 400 दे दिया मैंने इसको? तो आंसर है, फिर आप उसको टेम्परेचर से समझिए। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे जब, तो टेम्परेचर कितना हाई हो जाएगा। अगर हमको ये पता लग जाए कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जब दोगे तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, तो अब हम क्या करने लगेंगे? टेम्परेचर नापने लगेंगे। और जैसे ही टेम्परेचर उतना पहुंचेगा हम समझ जाएंगे कि हमने कितनी ऊर्जा दे दी, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं, इस एनर्जी को टेम्परेचर के टर्म्स में मेजर करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि काइनेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है, अणुगति सिद्धांत में आधार पर दी गई ऊष्मीय ऊर्जा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 3/2 kT, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है R/N। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट है और ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये एवोगाड्रो नंबर है। तो ये के की वैल्यू हुआ करती है। अब ये हम जानते हैं कि अगर ऊर्जा देना है टी टेम्परेचर बढ़ाने तक, अगर आप ऊर्जा दे रहे तो वो ऊर्जा किसके बराबर होती है? 3/2 kT के बराबर होती है। ये ऊर्जा हम कितनी करना चाहते हैं? आंसर है, ये ऊर्जा हम 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रखेंगे और ये पता लगा लेंगे कि अगर आप इन्हें 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दोगे तो इनका टेम्परेचर कितना हाई हो जाएगा। तो हमने इसको और इसको दोनों को आपस में बराबर कर दिया, के की वैल्यू लिखी, कैलकुलेट किया, टी का मान निकाला और ये टी की वैल्यू निकली उसमें 10⁹ डिग्री सेल्सियस। मतलब अब आप समझ गए होंगे क्या मतलब हुआ इसका। इसका यह मतलब हुआ कि, फिर से पूरी चीज देखो, इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपने इनको ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देकर एनर्जी देंगे आप, तो अगर आपने हीट देते देते इन्हें 10⁹ डिग्री तक अगर आपने इन्हें गर्म कर दिया, इतना टेम्परेचर तक गर्म कर दिया, तो इनको दोनों को मिला के कितनी ऊर्जा मिल जाएगी? इनको 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगी। ये ऊर्जा से वो दोनों ही न्यूक्लियाई इतने तेज वाइब्रेशन करेंगे कि वो न्यूक्लियस की रेंज के अंदर आ जाएंगे और फिर वो एक दूसरे में चिपक जाएंगे, फिर वो एनर्जी निकालना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, फिर खुद ही इतनी एनर्जी निकलती रहेगी ना, इतना हाई एनर्जी का एमिशन होगा, उसमें रिलीज होगी एनर्जी कि बाकी जो न्यूक्लियस उसके आसपास होंगे, फिर उनको आपको ये नहीं करने जाना है, वो उसी में जो ऊर्जा निकलेगी उसी से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में इतने टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा, 10⁹ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब हम ये जान पाए कि दो न्यूक्लियस अगर आपको जोड़ने हैं, देन यू नीड 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एंड फॉर गिविंग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी you will have to increase the temperature up to 10⁹ डिग्री सेल्सियस। जब हमको ये पता चला कि इतना हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, एक बार फिर से हमें निराशा हुई कि इतना टेम्परेचर हाई करने के लिए हमारे पास कोई ईंधन नहीं है, ना ऐसी कोई लकड़ी है आपके पास, ना ऐसा कोई गैसियस फ्यूल है आपके पास, ना पेट्रोल डीजल है ऐसे जो किसी चीज का टेम्परेचर इतना बढ़ा सकते हैं। हो नहीं सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है इतना टेम्परेचर करना। सो वी हैव नो एनी फ्यूल इन दिस अर्थ कि हम उस फ्यूल को जलाएंगे और इसका टेम्परेचर 10⁹ डिग्री तक पहुंचा देंगे, इम्पॉसिबल। और अगर नहीं पहुंचा पाए तो फिर क्या नहीं होगा? सनलाइन नहीं हो सकता। तो अगर आप टेम्परेचर नहीं पहुंचा पाओगे तो सनलाइन नहीं होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, सब कुछ पता लगा, सनलाइन कर नहीं पाए हम क्योंकि ये चीज हाथ लगी। और ये टेम्परेचर हम देखते थे कि ये टेम्परेचर हमको सन में मिलता था, सूर्य में इतना टेम्परेचर है। फिर हमको पता चला, एक चीज याद आई
कि क्या इतना टेम्परेचर का कोई फ्यूल है हमारी अर्थ पे? आंसर इज नो। इतने टेम्परेचर दे सके ऐसा कोई ईंधन हमारे पास है ही नहीं। लेकिन ऐसा एक ईंधन हमारे पास था। कौन सा? बताइए। हाँ जी, परमाणु बम। कहीं पर अगर बम फोड़ा जाता है, एटम बम, तो वो 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9 के ऑर्डर का एनर्जी देता था, टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है। तो हमारी समझ में आया कि ईंधन तो नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो बम को फोड़कर इतना टेम्परेचर हम दे सकते हैं। समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे? नाभिकीय संलयन करवाने के लिए आपको उससे पहले नाभिकीय विखंडन करवाना पड़ता है। क्यों? ईंधन तो है नहीं, लेकिन विखंडन से हम ये टेम्परेचर गेन कर सकते हैं। विखंडन करा के हम ये टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमको एक बात समझ में आ गई कि नाभिकीय संलयन अगर आपको करवाना है तो उससे पहले उस जगह पर आपको क्या करवाना पड़ेगा? नाभिकीय विखंडन करवाना पड़ेगा। वहां एटम बम आपको फोड़ना ही पड़ेगा। एटम बम फोड़ेंगे, इतना टेम्परेचर गेन होगा, इतना टेम्परेचर गेन होगा, फिर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ईंधन नहीं है कोई हमारे पास। अब एक बम बनाने के लिए दूसरा बम ही फोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि अब लकड़ी जला लो, कोई फ्यूल आप जलाओ, नहीं हो सकता। ठीक है? तो जब जब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें नाभिकीय विखंडन शामिल रहेगा ही। बिना नाभिकीय विखंडन के संलयन हो ही नहीं सकता। और इसी से बनता है हाइड्रोजन बम, क्योंकि इसमें हम संलयन किसका करवा रहे हैं? हाइड्रोजन का करवा रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन का संलयन करवाना है, इतना टेम्परेचर पहुंचाना है, तो आपको एटम बम फोड़ना ही पड़ेगा। वो इतने टेम्परेचर तक पहुंचाएगा, वो इतना टेम्परेचर पहुंचाएगा, उसके बाद न्यूक्लियस संलयित होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार न्यूक्लियस संलयित होना स्टार्ट हो गए, फिर इसके बाद वो खुद ही इतनी एनर्जी निकालते रहेंगे कि बाकी न्यूक्लियस भी संलयित होते रहेंगे, और तब तक संलयन होता रहेगा। आप रोक नहीं सकते, इसका कंट्रोल नहीं आता। तब तक ये फ्यूजन होता रहेगा जब तक वहां ढेर में जितनी हाइड्रोजन है, जब तक पूरी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाती है, आप रोक नहीं सकते रिएक्शन को। इसकी कंट्रोलिंग हमको नहीं आती। समझ में आ गया? तो इसी के आगे फिर हम क्या बना पाए? हमने इसका यूज करके बनाया हाइड्रोजन बम। तो आप सोचोगे बम ही क्यों बनाया आपने? कोई अच्छा काम करो यार, कोई अच्छे काम करो, उससे एनर्जी को यूज करो, बिजली बनाओ, जैसा विखंडन में किया था। तो उसका जवाब यह है कि विखंडन को हमें कंट्रोल करना आता था। कैडमियम रॉड, लेड की छड़ें, सेफ्टी रॉड्स लगा करके, सेफ्टी ट्यूब्स वगैरह लगा के उसको कंट्रोल करना आता था हमको। और कंट्रोल करना आएगा तो ही आप उसको अच्छा काम कर पाओगे। जैसे आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, आपको उसको कंट्रोल करना आएगा तो अच्छा काम होगा ना। आपने साइकिल पे बैठा दिया गया, आपको बाइक पे बिठा दिया गया, चला दिया गया, अगर आपको कंट्रोल करना आएगा तो आप अपना ट्रेवल कर सकते हैं, अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोलिंग ही तुम्हें नहीं आ रही है तो क्या होगा? उसका अच्छा यूज कहाँ होगा? उसका खराब ही यूज होगा। या तो आप नुकसान उठाओगे या तो सामने वालों को तोड़ोगे, तो उसका बैड यूज ही होगा। तो जब तक हमें किसी चीज का कंट्रोल नहीं आता ना, हम उसका अच्छे काम में यूज नहीं कर सकते। तो क्योंकि संलयन का कंट्रोल हमको नहीं आता है, अभी भी नहीं आता। फ्यूजन का कंट्रोलिंग हमको नहीं आ रही है अभी। फ्यूजन की कंट्रोलिंग आने लगे तब तो बहुत अच्छी चीज है, इसका अच्छे अच्छे कामों में यूज ना करने लगे, फिर हम यूरेनियम की पावर प्लांट क्यों लगाएंगे? फिर हम हाइड्रोजन के पावर प्लांट लगाना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं? बट वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दिस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कंट्रोल करना नहीं आता, और यही रीजन है कि अनकंट्रोल रिएक्शन ही इससे हो सकती है, और अनकंट्रोल रिएक्शन हमेशा ब्लास्ट को ही लीड करती है। तो हमने इसका रिएक्टर टाइप का कुछ नहीं बनाया, पर क्योंकि अनियंत्रित है तो हमने इसका बम जरूर बनाया, हाइड्रोजन बम बना दिया। और वो परमाणु बम की तुलना में और भी ज्यादा खतरनाक है। परमाणु बम जितना खतरनाक होता है, आपने देखा कितना डेंजरस होता है। सैकड़ों मीलों तक जीवन तो जीवन, जीवन का नामो निशान नहीं रह जाता। उससे भी ज्यादा खतरनाक ये न्यूक्लियर बम है। इसको न्यूक्लियर बम कहा जाएगा। उसको क्या बोलते थे? एटम बम बोलते थे। याद आ रहा है ना आपको?
परमाणु बम, एटम बम उसको बोलते थे, इसको हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर बम बोला जाएगा। तो समझ में आया ना आपको कि न्यूक्लियर फ्यूजन करवा के कैसे करवाएंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एटम बम फोड़ना पड़ेगा, उसके बगैर, उससे पहले नहीं हो सकता कुछ भी। समझ आ रहा है आपको? और वो बम, अब देखो, एक तो विखंडन का टेम्परेचर और ऊपर से सनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, ये तो उससे भी बढ़ चढ़ के, तो बहुत ज्यादा ये खतरनाक होता है। और क्योंकि कंट्रोलिंग हमको नहीं आती, इसलिए इसका हम केवल और केवल क्या बना पा रहे हैं अभी तक? बस ब्लास्ट ही करवा पाते हैं और कुछ है नहीं उसके साथ। ठीक है, ये जो आप कर रहे हैं संलयन, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? हाइड्रोजन बम हम पढ़ेंगे और आगे, पहले ये देख लेते हैं कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। मैं आपको बताऊं, इसके फायदे तो बहुत हैं, नुकसान भी है। नुकसान तो बस एक ही नुकसान है कि जब कंट्रोल नहीं आता है तो आप बम ही बना सकते हो और कुछ कर नहीं सकते इसका, और ब्लास्ट ही होगा, वो नुकसान करेगा। वो जितना मतलब उसका वही एक डिसएडवांटेज है कि हम उसको कंट्रोल करना नहीं जानते बस। बाकी इतने फायदे हैं, अभी मैं पढ़ के सुनाता हूं। एडवांटेजेस देखिए क्या क्या है। नंबर 1, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है वो नहीं आता। जब आप विखंडन करते थे उसमें आप यूरेनियम का एनरिचमेंट करते थे, याद आ रहा है कुछ आपको? यूरेनियम का एनरिचमेंट करते थे, मतलब उसमें और कोई यूरेनियम का जो और मिलता था उसको हम धोते चले जाते थे, तो उसमें वाटर में बहुत सारा यूरेनियम ऐसा वाटर के साथ मिक्स होके चला जाता था। वो जिस नाले में चला जाएगा, जिस नदी में जाएगा, जहां पर पानी का स्टोर होगा, जिस तालाब में पहुंच जाएगा, झील में, वहां पर क्या होगा? पूरी रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। और उसको जो आदमी हाथ लगा देगा, जो जानवर उसको पी लेगा, जो कीड़े मकोड़े उसमें होंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो सब मर जाएंगे। ये उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था विखंडन का। उसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन का लीकेज बहुत प्रॉब्लम हमारे लिए होता है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन को संलयन कर रहे हो और हीलियम बना रहे हो। हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों में से दोनों ही रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। ना हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ना ही तो हीलियम रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो जब दोनों ही रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है तो रेडियो एक्टिविटी का डेंजर, रेडियो एक्टिविटी का जो हमारा खतरा है वो तो है ही नहीं। इस पे का यूज हो रहा है? हाइड्रोजन यूज हो रही है, हीलियम बन रहा है, बस। इसमें किसी भी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी का कोई वेस्ट नहीं बनता। सो देयर इज नो एनी रेडिएशन लीकेज, और यही रीजन है कि इसका कोई नुकसान ही नहीं है। हाइड्रोजन मिलाओ, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मिल जाएगी, अगर वातावरण में भी आ गई, जैसे उसमें रेडिएशन अगर वातावरण में आ जाएगा, बॉडी में चला जाएगा तो हार्मफुल है। इसमें हाइड्रोजन वातावरण में भी आएगी तो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पानी बना देगी। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में है, आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? पानी, और पानी तो ना जीव, किसी भी जीव के लिए हार्मफुल नहीं है ना? तो हाइड्रोजन से हमको कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्लीन फ्यूल इसको कहा जाता है। सबसे साफ सुथरा ईंधन है, इससे साफ सुथरा ईंधन नहीं मिल सकता फिर आपको। नंबर 2, पहला वाला समझ में आ गया कि हाइड्रोजन, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है, इसलिए इसमें रेडिएशन लीकेज का कोई खतरा हमको नहीं रहता। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर भी लेगा तो पानी बन जाएगा, और पानी से तो किसी को नुकसान नहीं है, पानी तो हम सबको जरूरत है। सेकंड वाला एडवांटेज क्या है? हाइड्रोजन हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे उसमें हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ जितना भी फ्यूल है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोल हो, ये सारा का सारा फ्यूल लिमिटेड है हमारी अर्थ में, सीमित है। आप अगर लगातार इसको यूज करते रहोगे और बिना फालतू में भी अगर आप इसको यूज करते हो तो कुछ वर्षों के बाद ये पूरा का पूरा फ्यूल हमारी अर्थ से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? पेट्रोल बचेगा, एक दिन ऐसा आएगा, ना डीजल बचेगा, ना कोयला बचेगा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? हमारी अर्थ से खत्म हो जाएंगे। पेड़ लगातार काट ही रहे हो आप लोग, पेड़ काट काट के वहां घर बनाए जा रहे हैं, यहां सब हो रहा है, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारा का सारा फ्यूल। लेकिन वो खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन का सोचो, हाइड्रोजन खत्म होगी क्या? हाइड्रोजन हम कहां से मिलेगी हमको? H2O, पानी में हाइड्रोजन मिलेगी। और हमारी अर्थ में जितनी भारी हमारी अर्थ है ना, अर्थ,
मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पृथ्वी की बात कर रहा हूं। पूरी पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी जितनी बड़ी है उसका 1/4 भाग ही में पूरी जीवन है। 3/4 भाग में केवल और केवल पानी भरा हुआ है, और पानी में H2O हाइड्रोजन है, वहां से H2 निकालते रहेंगे। तो इतनी हाइड्रोजन है कि उसमें खत्म होने का डर भी नहीं है हमको। जैसे पेट्रोल में, डीजल में, कोयले में, इनमें यह है कि आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद ये ईंधन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन में वो डर भी नहीं है हमको, है ना। तो ये हाइड्रोजन हमारी अर्थ में बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, प्लेंटी में अवेलेबल है, और वो तो लिमिटेड था, तो इसका हमको डर भी नहीं है। इससे अगर हमको यूज करना आ जाए ना, इसको यूज करना आ जाए, बस प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोलिंग नहीं आ रही है। कंट्रोलिंग जिस दिन आ जाएगी, हम सब छोड़ छाड़ के इसको यूज करना शुरू कर देंगे, और ये कभी खत्म नहीं होना है। फिर बाइक में आप पेट्रोल नहीं, सीधे पानी डालो, उससे चलेगी आपकी बाइक। समझ रहे हैं आप। थर्ड नंबर, नाभिकीय। ये तो सबसे पहले लिखना चाहिए था मुझको, पर चलिए मैंने लिख दिया था, फिर इसके बाद अब ये लगा कि फिर साफ करें, मेरी पूरी मेहनत जाएगी, तो मैंने इसको लास्ट में लिख दिया है। एडवांटेज है कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की तुलना में बहुत अधिक एफिशिएंट है। 7 गुना ज्यादा ऊर्जा दे रही है यार आपको, और क्या चाहिए बताइए। 7 गुना ज्यादा एनर्जी फ्यूजन से दे रही है। फ्यूजन में तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है, इट इज मोर इफिशियंट देन न्यूक्लियर फिजन। ये बहुत ज्यादा इफिशियंट है, बहुत एनर्जी आपको दे सकती है। उसमें हमने एक एडवांटेज लिखा था, एक बेनिफिट लिखा था कि यूरेनियम की बहुत अल्प मात्रा से ही ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। तो ये तो उसमें भी ज्यादा दे रही ना, तो इसमें तो और भी थोड़ी सी मात्रा लीजिए और ऊर्जा की अपार मात्रा ले सकते हैं आप। समझ रहे हैं। तो ये और भी ज्यादा एफिशिएंट है। डिसएडवांटेज इसका बस एक ही है, दैट वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दिस न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं मालूम हमको इसको कंट्रोल कैसे करना है, ये नहीं आता हमें। बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है। समझ रहे हैं। तो ये जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन आप, ये हमारा फ्यूचर का फ्यूल है, ये याद रखिएगा। भविष्य में लगातार इस पर प्रयास हो रहे हैं, देखिए, क्योंकि हम समझ गए हैं कि ये हमारे फ्यूचर का ही फ्यूल है। फ्यूचर में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उस समय ये हमारे काम आएगा। तो इस पर लगातार एफर्ट चल रहे हैं, लगातार एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अभी भी, कि किसी भी तरीके से, ऐसे वैसे जैसे तैसे, किसी भी तरीके से हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। एक बार कंट्रोलिंग आ गई, हम सब छोड़ देंगे, पानी यूज करेंगे सीधे, बस उससे हाइड्रोजन लेंगे और हम फ्यूजन कराते रहेंगे। ठीक है ना। तो एनर्जी हमको बहुत ज्यादा मिलती रहेगी और उस एनर्जी से हमारी पूरी दुनिया चलेगी। ठीक है ना। तो ये चीज है, ये एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो ज्यादा नहीं है ना। आप भी बड़े होकर साइंटिस्ट बनिए और खूब पढ़ाई करके, मेहनत करके आप जब आगे जाएंगे, आप भी इस पर रिसर्च करिए, कोशिश करिए और प्रयास करें कि इसकी कंट्रोलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। एक बार कंट्रोल, और इसका कंट्रोल अब आप जानते हैं, नियर फ्यूचर में जो भी इसका कंट्रोल करेगा वो वैज्ञानिक, बड़ा वैज्ञानिक कहलाएगा। क्योंकि अभी ये बहुत सालों से चल रहा है, तो ये किसी को नहीं आ रहा, तो जिसको आएगा वो बड़ा फेमस हो ही जाएगा। ठीक है ना। और पैसे ही बहुत कमाएगा। तो ये डिसएडवांटेज इसका हो गया। अब हमको पता चल गया इतना टेम्परेचर। अब देखो, अब तो वो निराशा भी दूर हो गई ना कि 10⁹ डिग्री कैसे टेम्परेचर प्राप्त करना है आपको। कैसे प्राप्त करेंगे बताइए। हम जाएंगे और एक परमाणु बम फोड़ देंगे, अब टेम्परेचर आएगा, संलयन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तो कर सकते हैं। फिर भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम आ गई यार। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब कैसी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है, हम इतना टेम्परेचर तो गेन कर लेंगे, बम भी मिल गया मुझे, परमाणु बम बना लिया, और हम लेके सब बिल्कुल सामान रखे बैठे हैं कि हाइड्रोजन पे हम जाके ये फोड़ देंगे और हाइड्रोजन संलयित हो जाएगी। लेकिन नहीं हो रहा है अभी भी। क्यों? कहां फोड़ दोगे जाके बम आप? भाई आप बम हम सब रखे बैठे हो, तो कहां तुम फोड़ दोगे जाके बम को? भाई आप हाइड्रोजन के न्यूक्लियस लाओगे, भाई आप क्या करोगे? हाइड्रोजन के बहुत सारे न्यूक्लियाई को ही तो आप जुड़ना चाहते हो। तो हाइड्रोजन के बहुत सारे न्यूक्लियाई एक जगह इकट्ठा करोगे और इकट्ठा करके वहीं बीच में जाके बम फोड़ोगे। तो कहां इकट्ठा करोगे? अभी भी हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं।
मतलब एक प्रॉब्लम तो ये है कि टेम्परेचर इतना देना है, तो वो प्रॉब्लम तो चलो मिल गई मुझको, उसका सॉल्यूशन हम परमाणु बम, एटम बम फोड़ेंगे और वो इतना टेम्परेचर पहुंचा देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है बेटा हमारे पास कि भाई आप हाइड्रोजन के बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे करोगे और इकट्ठे जब हो जाएंगे तो यहां जाके बीच में बम फोड़ोगे। आप इकट्ठे कहां करोगे? कोई बर्तन चाहिए उसके लिए, हमको कोई पॉट चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको एक बर्तन चाहिए, कुछ तो प्रेशर कुकर जैसा कुछ तो चाहिए ना आपको, कि उसके उस बर्तन के भीतर हाइड्रोजन। अब आप सोचोगे हम ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे छुट्टा छोड़ दोगे तो भाग जाएगी, सब गैस है वो तो उड़ जाएगी, सारे न्यूक्लियाई ऐसे ऐसे अब दूर चले जाएंगे। तुम जब तक बम फोड़ोगे तब तक पता नहीं गायब हो गए सारे न्यूक्लियाई। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक बर्तन चाहिए। उस बर्तन में हम हाइड्रोजन के सारे न्यूक्लियाई को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके ये बीच में जाके उसी के भीतर बम रख के फोड़ देंगे इसको। अब प्रॉब्लम ये है कि बर्तन ऐसा कौन सा होगा? बर्तन कौन से मेटल का बनाओगे आप? और ऐसा बर्तन होना चाहिए जो इतना टेम्परेचर सह सके। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई बर्तन ही नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई बर्तन ही नहीं है। हमारे पास बड़ी से बड़ी अगर मेटल भी लाओगे, हार्ड से हार्ड, तो वो भी 10,000 1,00,000 टेम्परेचर आते आते वो गल जाता है। आप सोचोगे बहुत हार्ड होता है, स्टील में रखेंगे हम इसको, स्टील का मोटा बर्तन बनाएंगे। आप स्टील का मोटा बर्तन बनाया और जैसे ही आपने बम फोड़ा, सनलाइन हुआ नहीं, बर्तन पहले गल गया। बर्तन गल गया, हाइड्रोजन उड़ गई, बम बाद में फूट रहा है। ये प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे पास ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है जिसमें हम हाइड्रोजन को बर्तन बनाए उसका, और बर्तन बना के उसमें हाइड्रोजन भरे, भरने के बाद उसके भीतर एटम बम फोड़े। तो दुनिया में जितने मटेरियल है ना, सब लगभग 10,000 20,000 1,00,000 टेम्परेचर के भीतर ही, 1,00,000 टेम्परेचर भी नहीं पहुंचता और वो उसके पहले ही बर्तन पदार्थ क्या हो जाएगा? पिघल जाता है। तो बर्तन ही नहीं रुकता है ना, बर्तन नहीं रुकेगा, हाइड्रोजन उड़ जाएगी ऐसे, फिर आप किसको सनलाइट करोगे? तो अब हमारे पास दो प्रॉब्लम थी, एक तो टेम्परेचर, उसको तो हमने सॉल्व कर लिया, कैसे बम फोड़ेंगे भाई उसके लिए। अब प्रॉब्लम बड़ी सी है, बर्तन कहां से लाए हम ऐसा जो इतना टेम्परेचर सह ले? तो बर्तन तो नहीं मिला, पर हमारा नॉलेज काम में आया। उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया। मैग्नेटिक फील्ड, और आपको याद आ रहा होगा शायद, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे वहां पर एक आर्टिकल पढ़ रहे थे हम लोग, मैग्नेटिक बॉटलिंग। किसी को याद है? किसी को नहीं याद है? ये बड़ी सोचने वाली चीज है। किसी को नहीं याद है मैग्नेटिक बॉटलिंग? अरे मैग्नेटिक बॉटलिंग करी थी, कई सारे एग्जाम्पल बताए थे आपको। मैग्नेटिक बॉटलिंग की थी और वहीं पर वेलोसिटी फिल्टर भी पढ़ा था हम लोगों ने, याद आया कुछ? तो वहां पर अब मैग्नेटिक बॉटलिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्या यार, वक्त के साथ आप चीजें भूलना शुरू कर देते हो, है ना? मैग्नेटिक बॉटलिंग, देखिए मैग्नेटिक बॉटलिंग में क्या होगा? हम ऐसे कॉइल बनाएंगे दो, एक कॉइल हम यहां लगाएंगे, इस पे करंट को ऐसा फ्लो करेंगे कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। एक कॉइल यहां बनाएंगे और इस पे करंट का फ्लो का डायरेक्शन ऐसा रखेंगे कि इसमें कौन सा पोल बन जाए? साउथ पोल। तो दो हमने सामने ऐसा कॉइल लगाएंगे, एक में करंट फ्लो करेंगे ऐसे ताकि वो नॉर्थ पोल बने, और एक में करंट फ्लो करेंगे ऐसे ताकि वो साउथ पोल बन जाए। ठीक है ना? आमने सामने रखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देंगे। इसके बीच जो बल रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी? नॉर्थ से साउथ की ओर बल रेखाएं जाती हैं, ये बल रेखाएं ऐसी बनेंगी। इस तरीके की फील्ड लाइंस इस पे बन जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे। ये बल रेखाएं इसकी बनती हैं। बल रेखाएं जो होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो पोल्स पर नजदीक नजदीक रहेंगी, बीच में कैसी हो जाएंगी? दूर। और इसके बारे में आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां उनकी क्राउडिंग ज्यादा होती है, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जहां वो पास होती हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रांग। बीच में कैसा होगा? वीक। ठीक है? ये हमने
कॉइल बनाई, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हमारा जो नॉलेज है वो इसका, ये नॉलेज, एक और चीज हम जानते हैं अपने नॉलेज में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी आवेशित कण को भेज दो, आप चुंबकीय क्षेत्र है उसमें आवेशित कण को अगर भेजोगे तो वो जाके उसके चारों तरफ ऐसा गोल घूमने लगता है। आपने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण की स्पीड को नहीं बढ़ाता, स्पीड नहीं बढ़ाता, लेकिन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो वहां जाकर वृत्ताकार मार्ग में घूमना शुरू कर देता है और फिर वो चुंबकीय क्षेत्र से कभी बाहर नहीं निकल पाता है, जिसको कहा करते थे कि ये चुंबकीय क्षेत्र में जाके ट्रैप हो गया है, फंस गया है। समझ आया, याद आया आपको? ऑरोरा बोरियलिस की घटना भी इसी में पड़ी हुई थी जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे हम लोग। तो अब ये हमने मैग्नेटिज्म तैयार कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ले जाते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन 1H1 है, उसका एक इलेक्ट्रॉन उसमें होता है ना, तो जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पूरा एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही और वो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब बचा का, ये केवल नाभिक का नाभिक बचा और तो कुछ बचा नहीं। ये न्यूक्लियस बचा केवल, जो कि जिसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये जब अब हमने क्या किए, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन लिए और सब का हमने इतना टेम्परेचर कर दिया कि उन सब के इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर चले गए। अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले गए, हमारे पास हाइड्रोजन का कौन सा क्या चीज बची? आंसर है हमारे पास बहुत सारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ गया। इसको हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन का प्लाज्मा स्टेट है। इलेक्ट्रॉन छिटक के निकल गया, केवल पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस बचा हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन की प्लाज्मा स्टेट कही जाती है। और प्लाज्मा स्टेट का मतलब अब आप समझ रहे हैं कि सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं और उन सब पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब हम गए सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस को लेकर और डाल दिया इस पे। समझ आया? जैसे ही हमने यहां भेजा तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र में ही ट्रैप हो जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो यहां से आपने भेजा, ये जाके चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चक्कर लगाते लगाते कहां जाएगा, तो आंसर ये ढूंढता है कोई वीक पॉइंट, जहां वीक पॉइंट मिले और निकल जाए। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था, आपको एक घर में बंद कर दिया जाए, फिर आप क्या कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कोई कमजोर दरवाजा, कोई दीवार मिले, उसको तोड़ के हम बाहर निकल जाएं। ऐसे ही ये जो नाभिक यहां पर जाएगा, ये भी वीक फील्ड ढूंढता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर वीक है, उस जगह से बाहर निकलना चाहता है। तो इसको वीक कहां मिलेगा, बीच में। ये जब बीच में जब तक पहुंचता है, चक्कर लगाते लगाते इसमें गति का जड़त्व इतना ज्यादा आ जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये आगे निकल जाता है। आगे निकल गया, जब यहां पहुंचा, यहां देखा यहां तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, तो ये फिर वापस आता है, ये फिर वापसी करता है। अब वापस आता है, जब तक यहां पहुंचता है तब तक स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अपने आप को रोक नहीं पाता, फिर आगे निकल जाता है। आगे निकल जाता है तो साइड में जाता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड वीक। अब इस तरीके से ये बेचारा ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं से निकल जाए, पर ये निकल नहीं पाता और ये जिंदगी भर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, फंस गया। और ऐसा एक न्यूक्लियस थोड़ी भेजा है हमने, करोड़ों लाखों न्यूक्लियस हमने ऐसा इकट्ठा करके उसमें झोंक दिया, इसमें जाके भेज दिया हमने। तो वो सारे के सारे न्यूक्लियस इसमें क्या करने लगे, ऐसे फंस गए बेचारे, वो अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये सब के सब यहां पर फंस गए हैं। तो कितने न्यूक्लियस इसके भीतर फंस गए, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। ये है वो बर्तन। अब जा पा रहे हैं बाहर, नहीं जा रहे हैं, ये बर्तन आ गया अब आपके पास। अब आपका एक काम है, ले जाओ परमाणु बम और उसको यहां जाकर रखो और यहीं जाके बेचारे को क्या कर देना है, फोड़ देना है। तो अब ये बर्तन भी है, अब इसमें गलने वाली कोई चीज नहीं है, देखो है ना, कोई वैसा तो बर्तन बनाया नहीं हमने स्टील का, एल्यूमिनियम का, ऐसा तो कुछ बनाया नहीं किसी मेटल का। अब हवा में ही सब ऐसे लटके हुए हैं और वो बेचारे बाहर भी नहीं जा पा रहे। अब बीच में जाके हम वहां जाके एक परमाणु बम फोड़ देंगे। जैसे ही परमाणु बम फोड़ेंगे, इससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी न्यूक्लियर फिजन से कि यहां का आसपास का टेम्परेचर लगभग कितना हो जाएगा, 10 to the power 9 डिग्री सेल्सियस।
जैसे ही इतना टेम्परेचर होगा वहां पर उपस्थित कौन है? हाइड्रोजन के सारे नाभिक उपस्थित हैं। इतना टेम्परेचर आते ही जो नाभिक है वो एक दूसरे में क्या होना शुरू हो जाएंगे? वो चिपकना शुरू हो जाएंगे, जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर एक भी जोड़ा जुड़ा, एक भी पेयर अगर आपस में चिपका जुड़ गया तो उससे फिर इतनी हीट निकलने लगेगी अपने आप से ही कि फिर ये परमाणु बम नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप ही इतनी हीट निकलती रहेगी कि जितने हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई यहां पर होंगे वो सब फिर उसी एनर्जी से एक दूसरे के साथ जुड़ते रहेंगे और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इट विल बिकम लाइक अ चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन जैसी बन जाएगी और फिर आप चाहो भी ना कि लाओ थोड़े से हाइड्रोजन नाभिक बचे हैं, बचा लें हम इनको, आप तो भूल जाओ। अब आप बचा नहीं सकते, जा तो पास में सकते नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप बचा भी नहीं सकते इसको किसी भी तरह से। और जब तक ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक वहां उपस्थित पूरा का पूरा हाइड्रोजन न्यूक्लियस खत्म नहीं हो। एक एक चुन चुन के जब तक ब्लास्ट नहीं होगा खत्म नहीं हो सकती रिएक्शन। यू कांट स्टॉप दिस रिएक्शन, कर ही नहीं सकते आप। तो अब आपको समझ में आया, अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म है और अब तो हमने फोड़ भी लिया, देखो इसको, है कि नहीं? तो ये चीज समझ में आ गई और जब इतना समझ में आ गया तो हम तैयार हैं क्या बनाने के लिए? हाइड्रोजन बम। समझ आ रहा है? और यही रिएक्शंस, अब देखो सूर्य में क्या होता है, सूर्य का टेम्परेचर ऑलरेडी इतना ज्यादा है, इतने के आसपास उसका टेम्परेचर पहले से ही है, तो वहां जितने हाइड्रोजन नाभिक है ना वो सब अपने आप ही संलयित होते जा रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि सूर्य में कोई लकड़ी नहीं जल रही है, कोई गैस नहीं जल रही है, वहां पर बस क्या हो रहा है? हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। और इतनी जो अपार ऊर्जा निकल रही है वो हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से ही मिल रही है हमको। तो हाइड्रोजन सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में जो इतनी अपार ऊर्जा आप देखते हैं इसका सोर्स कौन है? आंसर इसका सोर्स है हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। कुछ और नहीं होता, वहां हाइड्रोजन के न्यूक्लियस संलयित हो रहे हैं और जितनी एनर्जी मिल रही है आपसे छुपी नहीं है। कितनी एनर्जी आती है भले हम उसको यूज करें या ना करें। तो हम नेचर में क्या, हम अपने यहां अर्थ में क्या बना पाए संलयन का उपयोग करके? हाइड्रोजन बम। नेचर भी इसको यूज करता है और उसने क्या बनाया? सन। और भी स्टार्स जो हैं वहां से लाइट निकलती है, वो सब में यही हो रहा है। और वैसे भी नेचर क्या यूज करता है? नेचर हमेशा अपने लिए बेस्ट यूज करता है, तो उसने विखंडन यूज नहीं किया, देखो बेस्ट चीज यूज करता है। उसने क्या यूज किया? संलयन, क्योंकि ये बेस्ट है। समझ रहे हैं? इसमें कोई लीकेज फालतू का काम नहीं होता। तो हमको भी ये यूज करना है, पर नेचर यही चीज यूज करता है। तो जितने स्टार्स हैं जहां से लाइट निकल रही है वहां सब जगह यही प्रक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन ही चल रहा है। तो हमारे यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपने क्वेश्चन बैंक वगैरह में अगर देखा होगा तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन उसमें मिलता है आपको। तो जब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल तो संलयन कैसे होता है ये आप समझ गए, ठीक है ना? तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।